अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। मतला अब्र आलूद था, फजा में ठंड रची बसी थी। वक्फे वक्फे से आसमान पर बिजली भी चमक उठती थी, जैसे ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश कर रही हो। आसमान की रोनी शक्ल को देखकर यही महसूस होता था कि अब तब में वो अपने ज़ब्त के सारे बंद खोल देगा। इस ठंडे ठार मौसम में मैं थाने में बैठा अमूर थानेदारी निपटा रहा था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला झंग के एक दूर दराज के कस्बे में थी। मज़कूरा कस्बा रेलवे लाइन और कच्ची सड़क के दरमियान वाक़ था और इसका बाकायदा एक छोटा सा स्टेशन भी था, जहां पैसेंजर ट्रेन आती थीं, 15 मिनट के लिए रुका करती थीं। वो माह दिसंबर का आखिरी अशरा था और जैसा कि मैंने बताया, मौसम की खुनकी और यकबस्तगी अपने उरूज पर थी। ऐसे में अगर बारिश शुरू हो जाती तो खून को रगों में जमने से कोई नहीं रोक सकता था। शाम से थोड़ी देर पहले मैं थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि दो अफराद मेरे पास आए। इनमें से एक दराज कामत और दूसरा पस्ता कद था। दराज कामत दुबला पतला, जबकि पस्ता कद गठे हुए माइल बफर भी बदन का मालिक था। इसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। दोनों के चेहरों से परेशानी मुतरश्शे थी। मैंने इन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा और बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, क्या मामला है? दराज कामत दुबले पतले शख्स ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया, जनाब, मेरा नाम रहमत अली है। मैं अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान हूँ। क्यों? मैंने रहमत अली की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? थानेदार जी, आसिया गुम हो गई है, वो फरियादी लहजे में बोला। मैंने पूरा मुगलपुरा छान मारा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जिस कस्बे में तैनात था, मुगलपुरा वहां से चंद फरलांग के फासले पर वाक़ था। मैंने रहमत अली की आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम मुगलपुरा के रहने वाले हो? जी थानेदार साहब, रहमत अली के साथी ने जवाब दिया। मैं रहमत का छोटा भाई करामत अली हूँ जी। हम सब आसिया की वजह से सख्त परेशान हैं। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ गायब हो गई है। हमने मुगलपुरा और उसके इर्द गिर्द का सारा इलाका अच्छी तरह देख लिया है, मगर इसका कोई निशान नहीं मिला। अब थक हार के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि लोग थकने के बाद थाने और पुलिस का रुख करते हैं। मैंने यह के बाद दीगरे दोनों भाइयों की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वो मसले की इब्तिदाई में हमसे रुजू कर लें तो इनकी जीत के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, आप लोगों को कब पता चला कि आसिया गायब हो चुकी है? वो जी, आज दोपहर में, रहमत अली ने गुलूगीर आवाज़ में बताया। क्या वो घर के अंदर से गायब हुई है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, रहमत अली दो टोक अंदाज में बोला। वो अपनी सहेलियों के साथ बड़े छप्पड़ की तरफ गई थी। ये लोग मट्टी निकालने अक्सर छप्पड़ की जानिब जाती रहती हैं। सब वापस आ गईं, मगर आसिया। बोलते बोलते रहमत अली की आवाज़ भर आ गई और वह कंधे पर मौजूद रुमाल की मदद से अपनी आंखें पोंछने लगा। मैंने रूए सुखन गुमशुदा आसिया की चचा करामत अली की तरफ फेरते हुए नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, आसिया की उम्र क्या होगी? यही कोई 20-21 साल जनाब, उसने बताया। क्या इसकी शादी हो चुकी है? 99% इम्कान इस बात का था कि करामत अली मेरे सवाल का जवाब नफी में देगा, क्योंकि अगर आसिया शादीशुदा होती तो इन लोगों के साथ उसका शौहर भी मौजूद होता। करामत अली ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी और बताया, नहीं जनाब, आसिया की अभी शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता इसकी मंगनी हो चुकी है। अगले साल इसकी शादी का इरादा था। मैंने करामत के बेटे लियाकत से आसिया का रिश्ता तय किया था, रहमत अली ने बताया। करामत ठीक कह रहा है, अगले साल इनका शादी का प्रोग्राम था, मगर इससे पहले ही आसिया कहीं गुम हो गई है। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर बारी बारी दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। आसिया अपनी जिन सहेलियों के हमरा छप्पड़ से मट्टी निकालने गई थी, क्या आप लोगों ने इनसे भी पूछगछ की है? जी हाँ, सबसे पूछा है, रहमत अली ने असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन इन सब का कहना यही है कि आसिया छप्पड़ की तरफ से वापस आ गई थी। किसी को भी उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ खबर नहीं। किसी को कुछ खबर नहीं? मैंने रहमत अली के अल्फाज दोहराए, फिर सवाल किया, क्या आसिया की वो सहेलियां भी मुगलपुरे ही में रहती हैं? जी हाँ, सबके घर आसपास ही हैं।
सब लड़कियां घर वापस आ गईं मगर आसिया नहीं पहुंची। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, कहाँ जा सकती है वो? थानेदार जी, रहमत अली ने मिन्नत रेज लहजे में कहा, अब किसी भी तरह मेरी आसिया को ढूंढ निकालें जी। सुगरा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आसिया को जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया है। सुगरा बीवी रहमत अली की बीवी और आसिया की माँ थी। आसिया से छोटे रहमत के 2 बेटे थे जिनके नाम और उम्रें अलल तरतीब कुछ यूं थीं, तौसीफ 12 साल और अहमद 8 साल। ये मालूमात बाद में रहमत अली की ज़बानी ही मुझ तक पहुंची थीं। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, रहमत अली, मुझे तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी का सख्त अफसोस है और मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं बहुत जल्द आसिया को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बेटी की बाजियाबी के सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की सख्त ज़रूरत होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ सरकार। वो आजिज़ी से बोला, आप हुक्म तो करें। क्या आसिया की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी? थानेदार जी, भाई साहब बहुत ही अमन पसंद और हलीमुत्तबे इंसान हैं। करामत अली ने कहा, इनकी किसी से कभी कोई तल कलामी नहीं हुई तो दुश्मनी कैसे हो सकती है? गांव के सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। मैं आइंदा 10 मिनट तक घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से सवाल करता रहा मगर आसिया की गुमशुदगी के सिलसिले में कोई काम की बात मालूम न हो सकी। बिलाखिर मैंने इनसे कहा, तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। किस किस्म का काम जनाब? छोटे भाई करामत अली ने चौंके हुए लहजे में पूछा। तुम लोग मेरे पास आसिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो ना? मैंने बारी बारी उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मेरा जो काम होगा वो आसिया की तलाश और बाजियाबी के सिलसिले ही में होगा। दोनों के चेहरों पर इत्मीनान झलकने लगा। मैंने मजीद कहा, मैं दरअसल इन लड़कियों और औरतों से पूछगछ करना चाहता हूँ जो आसिया के साथ मट्टी निकालने छप्पर की तरफ गई थीं। मैं समझता हूँ इनमें से कोई आसिया के हवाले से ज़रूर जानती होगी। आप कोशिश करके देख लें जी। रहमत अली ने मायूसी भरे अंदाज में कहा, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। आसिया के साथ आज कितनी सहेलियां छप्पर पर गई थीं? 3 जनाब, करामत अली ने जवाब दिया, आयशा, रिजवाना और खालदा। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा, इनमें से कौन कौन शादीशुदा है? कोई भी नहीं थानेदार साहब, उसने बताया, वो तीनों गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम लोग अपने घर जाओ और इन तीनों लड़कियों को भी बुला लो। मैं कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूं। इन दोनों भाइयों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गए। मैंने हवलदार दिलावर खान को अपने कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, दिलावर खान, हम 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद थाने से निकलेंगे। तुम ज़रूरी तैयारी कर लो। जाना कहाँ है मलिक साहब? दिलावर खान ने अपनी किंग साइज मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुगलपुरा, मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। अभी ये दोनों जो आए थे ना, वो इन्हीं के घर जाना है। अच्छा अच्छा, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। इनमें से किसी की लड़की गुम हो गई है ना? हाँ, इसी सिलसिले में तफ्तीश करने जाना है, मैंने जवाब दिया। मलिक साहब, आप मौसम देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। मैंने घूर कर हवलदार की आंखों में झांका। तुम कहना क्या चाह रहे हो? इससे पहले कि हवलदार दिलावर खान मेरे सवाल का जवाब देता, कस्बे की मस्जिद में अज़ान मगरिब की सदा बुलंद हुई। मैंने हवलदार को जाने का इशारा किया। वो चुपचाप मेरे कमरे से निकल गया। मैंने रहमत अली और करामत अली को थोड़ी देर बाद आने का कहकर थाने से रुखसत कर दिया था। मैं चाहता तो इनके साथ भी मुगलपुरा जा सकता था, लेकिन मैं महज मगरिब की नमाज की खातिर रुक गया था। आसिया की गुमशुदगी वाला मामला ऐसा हंगामी नौयत का नहीं था कि घंटे आधे घंटे की ताख़ीर से कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाता। अगर मैं भी इनके साथ ही निकल खड़ा होता तो मगरिब की नमाज रास्ते ही में हो जाती। जब हमारा टांगा मुगलपुरे में दाखिल हुआ तो बर्फानी रात का स्याह रेशमी अंधेरा हर शे को अपनी आगोश में समेट चुका था। माहौल में एक अजीब सा सोगवार सन्नाटा था। ताहम इसके साथ ही आसमान के तेवर भी खासे खतरनाक नजर आते थे। यूं ही महसूस होता था कि बारिश किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। करामत अली और रहमत अली के घर एक दूसरे के साथ पहलू ब पहलू जुड़े हुए थे। मुगलपुरा की आबादी 500 से 600 के दरमियान रही होगी। हमने टांगा गली के दाखिली सिरे पर खड़ा किया और रहमत अली के दरवाजे तक पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद हम घर की बैठक में बैठे हुए थे। रहमत अली की गांव के अंदर ही किराने की दुकान थी।
जहाँ बैठकर वो दिन भर मुख्तलिफ नोयत के सौदे बेचा करता था, जबकि इसका छोटा भाई करामत अली कोचवान था। उसका अपना तांगा घोड़ा था। वो उमूमन रेलवे स्टेशन से सवारियां उठाकर मुगलपुरा और आसपास के दीगर गांव देहात तक पहुंचाया करता था। दोनों भाइयों का रिज़्क रोजगार ठीक ठाक चल रहा था कि आसिया की गुमशुदगी ने इनका आराम और सुकून गारत कर दिया। मैंने दोनों भाइयों को एक मरतबा फिर तसल्ली तशफ़ी दी, खास तौर पर आसिया की माँ सुगरा बीवी को। मैंने यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द उसकी बेटी को तलाश करके उसके पास पहुंचा दूंगा। मेरी हमदर्दी भरी बातों ने बड़ी हद तक सुगरा बीवी का हौसला बढ़ा दिया था। मेरी फरमाइश पर यके बाद दीगरे इन 3 लड़कियों को रहमत अली के घर में बुलाया गया, जो आज दिन में गुमशुदा आसिया के साथ छप्पर से मट्टी निकालने गई थीं। इनमें आयशा, रिजवाना और खालिदा शामिल थीं। मैंने इनसे बारी बारी सवालात किए। आयशा भारी तनतोष की मालिक एक मोटी ताज़ी लड़की थी। वो अपने चेहरे मोहरे और जिसामत से 25 साल की नजर आती थी, ताहम बादइज़्ज़ा उसकी उम्र 20 साल मालूम हुई। आयशा खासी घबराई हुई दिखाई देती थी। शायद ये इस बात का असर था कि वो इन लम्हात में एक नहीं बल्कि 2 बावर्दी पुलिस वालों के सामने हाजिर की गई थी। हवलदार अगरचे बैठक के एक कोने में चुपचाप बैठा था, ताहम पुलिस की अपनी एक दहशत होती है। आयशा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मुझसे डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आराम से मुझे बताओ कि आज दिन के वक्त में छप्पर पर क्या वाक़या पेश आया था। वाक़या? वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, वहाँ तो कोई वाक़या पेश नहीं आया था थानेदार जी। वाक़या पेश आया था या नहीं, ये ज़्यादा अहम नहीं है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आसिया कहाँ गुम हो गई है। मुझे आसिया के बारे में कुछ पता नहीं जनाब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गुम हो गई है और कहाँ चली गई है। तुम आसिया की सहेली हो ना? जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, अगर तुम आसिया की सच्ची सहेली हो तो तुम्हें उसके गुम होने का दुख भी हुआ होगा। जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। और तुम यही चाहती हो ना कि आसिया जल्द से जल्द मिल जाए? मैंने मखसूस अंदाज में पूछने का अमल जारी रखा। जी, मैं यही चाहती हूँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। अगर वाकई तुम आसिया की वापसी की ख्वाहिशमंद हो तो इसकी तलाश के लिए मुझसे भरपूर ताउन करो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम चारों सहेलियां आज दिन में छप्पर से मट्टी निकालने गई थीं। 3 वापस आ गईं और एक यानी आसिया अभी तक गायब है। जब वो तुम लोगों के साथ गई थी तो साथ ही वापस क्यों नहीं आई? थानेदार जी, आयशा ने मेरी जानिब देखते हुए बड़ी सादगी से बताया, आसिया हमारे साथ तो नहीं गई थी। साथ नहीं गई थी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। आयशा, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? इस वक्त हमारे अलावा बैठक में रहमत अली और करामत अली भी मौजूद थे। आयशा की बात ने इन दोनों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो दीदे फाड़कर आयशा की तरफ देख रहे थे। आयशा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, मैं और रिजवाना एक साथ छप्पर की तरफ गई थी। आसिया खालिदा के साथ बाद में वहां पहुंची थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, ठीक है, आसिया और खालिदा बाद में छप्पर पर पहुंची थी, लेकिन तुम लोग वहां से वापस तो एक साथ ही आई होंगी ना? नहीं जी, हट्टी कट्टी आयशा ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं और रिजवाना पहले छप्पर से घर की तरफ चल पड़ी थीं। खालिदा ने कहा था कि वो और आसिया बाद में आई हैं तो बाद ही में वापस जाएंगी। यानी तुम और रिजवाना इन दोनों को छप्पर पर छोड़कर वापस आ गई थीं। जी थानेदार साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। इसके बाद आसिया और खालिदा के साथ वहां छप्पर पर क्या हालात पेश आए, इसकी तुम्हें कोई खैर खबर नहीं? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। जी, हकीकत यही है, वो धीरे से बोली। वैसे तुम्हारे ख्याल में, मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए सवाल किया, आसिया कहाँ जा सकती है? मैं इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। आप खालिदा से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। खालिदा से तो मैं बड़ी तफसील के साथ पूछूंगा ही, लेकिन एक बात अच्छी तरह तुम भी अपने जहन में बिठा लो आयशा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका और इजाफा करते हुए कहा, तुमने भी मुझे जो कुछ बताया है, अगर बाद में इसमें से कोई बात गलत निकली तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरतूंगा। थानेदार जी, वो मोतदिल लहजे में बोली, मैंने जो कुछ कहा वो 16 आने सच है, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। आप जिस तरह भी चाहें मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हैं।
2-4 ज़िमनी सवालात के बाद मैंने आयशा को फारिग कर दिया। 2 मिनट के बाद आयशा की जगह रिजवाना मेरे सामने बैठी थी। रिजवाना की उम्र 22 साल के आसपास रही होगी। वो सांवले रंग की एक दुबली पतली लड़की थी। अपनी बातचीत में मुझे वो खिसकी हुई मालूम हुई। मैंने इस क्रैक से पहले तो आयशा के बयान की तस्दीक की, फिर मजीद इस्तफसार किया, लेकिन 15-20 मिनट की सवालाती जिम्नास्टिक के बाद एक भी ऐसी बात या नुक्ता सामने ना आ सका जो किसी भी ज़ाविये से आसिया की तलाश में किसी भी तरह ममदू व मुआविन साबित हो सकता। इसका बयान आयशा के बयान का परतो था। मैंने इसे फारिग करने के बाद खालदा को बुला लिया, लेकिन पता चला कि खालदा फौरी तौर पर मेरे पास नहीं आ सकेगी। क्यों करामत अली? मैंने इत्तला देने वाले से पूछा। खालदा के यहाँ आने में कौन सी दुश्वारी है? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है जनाब, करामत अली ने बताया, और वह इस वक्त सो रही है। इसकी माँ बतूल बीवी को मैं बुला लाया हूँ। वो अंदर सुगरा के पास बैठी है। आपका हुक्म हो तो मैं बतूल को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ले आओ, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद बतूल नामी वो औरत मेरे सामने मौजूद थी। इससे गुफ्तगू के बाद पता चला कि बतूल एक बेवा औरत थी। इसके शौहर कादिर बख्श काफ़ी अरसे पहले इंतकाल कर गया था। मकतूल की सिर्फ 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी आबदा शादीशुदा थी और सरगोदा के किसी गांव में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। बतूल यहाँ मुगलपुरा में खालदा के साथ जिंदगी गुजार रही थी। कादिर बख्श एक छोटा जमींदार था और अपने पीछे 10 एकड़ जमीन छोड़ गया था। बतूल खुद तो काश्तकारी नहीं करती थी, ताहम उसने ये किताया अराजी एक मज़ारे को दे रखा था। जमीन की फसल और फसल की आमदनी से इन माँ बेटी की अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मैंने आसिया की गुमशुदगी के हवाले से बतूल से भी कई सवालात किए, लेकिन उसकी तरफ से कोई तसल्लीबख्श जवाब न आया। तो मैंने पूछा, खालदा को कब से बुखार है? आज शाम से जी, उसने बताया। दिन में तो वो ठीक ठाक थी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो अपनी सहेलियों के साथ दिन में छप्पर से मट्टी निकालने के लिए गई थी। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। शाम से थोड़ी देर पहले ही अचानक फूंक कर इसे ताप चढ़ा है और इस वक्त तो वो बेहोश पड़ी है। इसे अपनी कोई सुध-बुध ही नहीं। तुमने इसे किसी को दिखाया या नहीं? मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा। दिखाया है जी, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली। हकीम जी को घर पर बुलाकर लाई थी मैं। उन्होंने चेक करने के बाद दवाई दी है और कहा है कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा। हकीम जी ने इसे बुखार की कोई वजह भी तो बताई होगी। जी, वो कहते हैं खालदा को ठंड लग गई है, वो बेजारी से बोली। आजकल की औलाद किसी की सुनती भी तो नहीं। कई बार कहा है कि गर्म कपड़े पहनकर रखा करो, मगर इस शुदाइन को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। हम पर भी जवानी आई थी, मगर मजाल है कि हमने कभी अपने बड़ों की बात रद्द की हो। हर दौर के बड़ों को अपने छोटे से ये शिकायत रही है और ये शिकायत रहेगी कि वो इनकी बात नहीं सुनते। बतूल भी अपनी बेटी खालदा के हवाले से इसी बात का रोना रो रही थी। मैंने इसकी तसल्ली की खातिर कह दिया, मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ बतूल बीवी। आजकल के बच्चों को अपने बड़ों का ज़रा भी एहसास नहीं। अल्लाह इनको हिदायत दे। आमीन, वो छत की जानिब देखते हुए बोली। मैंने मज़ीद चंद सवालात के बाद बतूल को जाने की इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है, तुम घर जाकर अपनी बेटी का ख्याल रखो, मैं कल किसी वक्त आकर उसका बयान ले लूँगा। वो मुझे दुआएं देते हुए रुखसत हो गई। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि खालिदा गुमशुदा आसिया की पड़ोसन थी, यानी रहमत अली के घर की मशरकी दीवार के साथ इसके छोटे भाई करामत अली का घर जुड़ा हुआ था और मगरबी दीवार के साथ बतूल बीवी का घर वाक़ था। रहमत अली इन दोनों का मुश्तरका पड़ोसी था। करामत अली बतूल बीवी के जाने के बाद मैंने आसिया के चचा को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हारा बेटा लियाकत कहीं नजर नहीं आ रहा? अगले साल आसिया की इससे शादी होने वाली थी, इस मौके पर इसे तो यहीं होना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं जनाब, करामत अली इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लियाकत अगर मुगलपुरा में होता तो किसी भी सूरत वो इस मामले से अलग नहीं रह सकता था। तो क्या वो मुगलपुरा से बाहर कहीं गया हुआ है? मैंने मोतदिल अंदाज में पूछा। जी, वो आज सुबह ही लाहौर गया है, करामत अली ने बताया। वहाँ कृष्ण नगर में उसकी खाला रहती है, वो इसी से मिलने गया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, फिर दरियाफ्त किया, इसकी वापसी कब होगी? 2 दिन का कहकर गया है जनाब, उसने जवाब दिया। और ये देखें, वो 2 दिन ही लगाता है या 3-4 दिन? लियाकत अली की खाला का नाम क्या है? मैंने पूछा। और लाहौर के महल कृष्ण नगर में वो किस जगह पर रहती है? मेरी बड़ी साली,
यानी लियाकत की खाला का नाम तो बुशरा है जी, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। बुशरा का घर वाला अजमल हुसैन वहाँ कृष्ण नगर में दूध दही की दुकान चलाता है और काफ़ी मशहूर है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अजमल दूध फरोश की दुकान या घर की निशानदही कर देगा। ठीक है, मैंने एक कागज़ पर ये मालूमात दर्ज करते हुए कहा। करामत अली ने इस्तफसार किया, क्या आप लाहौर जाने का इरादा रखते हैं? अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये भी करना पड़ेगा, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। ज़रूरत महसूस हुई? क्या मतलब जनाब? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। क्या आप मेरे बेटे पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? करामत अली, पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है, मैंने ठोस लहजे में कहा। हम हर मुतल्लिका शख्स को बिला तफरीक शक की निगाह से देखते हैं, तो फिर कहीं जाकर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होते हैं। और जहाँ तक तुम्हारे दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर तुम्हारा बेटा हस्बे प्रोग्राम 2 दिन के बाद वापस आता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसे इधर ही पूछताछ कर लूँगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे उसका बयान लेने के लिए कृष्ण नगर लाहौर जाना पड़ेगा। मैं 15-20 मिनट मज़ीद वहाँ रुका, फिर रुखसत के लिए उठकर खड़ा हो गया और दोनों भाइयों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा, मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि अभी तक ऐसा कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग सका जिसको थाम कर मैं आसिया की तलाश का काम शुरू कर सकूं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह तक ऐसी कोई ना कोई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मैं कल दिन में किसी वक्त खालदा का बयान लेने यहाँ आऊँगा। आप लोग भी अपनी आंखें और कान खुली रखें और परेशान होने के बजाय अपने दिमाग को काबू में रखते हुए ये पता लगाने की कोशिश करें कि आसिया आखिर जा कहाँ सकती है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आसिया को ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने मेरी ताकीद और हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं हवलदार दिलावर खान के साथ टांगे में बैठकर थाने की सिमत रवाना हो गया। फ़ज़ा और माहौल में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। वक्फे वक्फे से अब भी बिजली चमक उठती थी, जो रात की तारीकी में खासा खौफनाक तासुर पैदा करती थी। गहरे बादलों की बरा जवानी के बायस आसमान पर सितारों का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। बकौले किसे इन लम्हात में आसमान तही दस्त तो तही दामा होकर रह गया था। हम मुगलपुरा और थाने के वस्त में थे कि मुझे थाने में हवलदार की कही हुई एक बात याद आ गई। वो फ्रंट सीट पर कोचवान के साथ बैठा हुआ था, मैं अकबी नशिस्त पर बराए जमान था। मैंने गर्दन मोड़कर हवलदार से पूछा, दिलावर खान, तुमने इधर थाने में मुझसे क्या कहा था? क्या मलिक साहब? वो चौंक कर उल्टा मुझी से सवाल कर बैठा। जब मैंने मुगलपुरा जाने के हवाले से तुम्हें ये तैयारी करने को कहा था तो तुमने मुझसे कुछ कहा था, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा और तुम्हारे जवाब देने से पहले ही अज़ान मगरिब होने लगी थी। कुछ याद आया जहन में? जी मलिक साहब, वो सीधा होकर बैठते हुए बोला, मैंने कहा था कि आप मौसम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तुमने यही कहा था, मैंने तस्दीक करने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, दिलावर खान, तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 2-3 साल तो हो ही गए हैं मलिक साहब, उसने जवाब दिया। इन 2-3 सालों में, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुमने कब कब और कहाँ कहाँ मुझे फ़राइज़ की तकमील के दौरान में मौसम का ख्याल करते हुए देखा है? जी मलिक साहब, वो गड़बड़ा कर रह गया। मेरा मतलब है कि आप इन चीज़ों को कभी खातिर में नहीं लाते। इधर हवलदार की बात ख़त्म हुई, उधर आसमान के ज़ब्त के बंद खुल गए। पहले हल्की बूंदाबांदी और फिर बाकायदा बारिश शुरू हो गई। थाने पहुंचते पहुंचते हम पूरी तरह भीग चुके थे। अगर बारिश सीधी यानी आसमान से ज़मीन की तरफ होती तो हमारी काफ़ी बचत हो सकती थी, लेकिन शुमाल से जुनूब की सिमत चलने वाली हवा ने छाजों में हमारे ऊपर उछाल दिया था। जब हम टांगे से निकलकर थाने की इमारत में दाखिल हुए तो हम पर बाकायदा कपकपी तारी हो चुकी थी। अगली सुबह कदरे साफ और खुश्क थी। आसमान पर थोड़े थोड़े फासले से बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। ठंडी ठार बर्फीली हवा का दबाव इन्हें आसमान पर एक तरफ से दूसरी जानिब उड़ाए लिए जा रहा था। रात भर कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी था और अज़ान फजर के साथ कहीं जाकर बारिश रुकी थी। इस बारिश ने मौसम की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया था। मैंने सुबह ज़रूरी अमूर से यके बाद दीगरे निमटने के बाद नाश्ता किया और वर्दी पहनकर थाने की तरफ जाने की तैयारी कर ही रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला।
जब तक मैं अपने क्वार्टर का सहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचता। इस दौरान में दस्तक एक बार और उभर चुकी थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो वहां अपने ही थाने के एक पावर्दी कांस्टेबल को खड़े पाया। मैंने घूरकर इसे देखा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इकबाल क्या बात है? वो जी, वो मलिक साहब, इकबाल ने सनसनीखेज लहजे में बताया, वो गुमशुदा आसिया का सुराग मिल गया है जनाब। क्या मतलब? इकबाल के इंकिशाफ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। आसिया का सुराग कहाँ से मिला है? आप थाने आ जाएं जनाब और परवेज से खुद ही सारी तफसील पूछ लें। वो सादगी से बोला, उसने आसिया को उधर जंगल में देखा है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम चलो, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कांस्टेबल मुझे सलूट करके वापस चला गया तो मैं सोचने लगा, ये परवेज नामी शख्स कौन हो सकता है और सुबह सुबह वो जंगल में क्या कर रहा था? जिस छप्पर में से गुमशुदा आसिया कल दोपहर में मट्टी निकालने गई थी वो मुगलपुरा के जुनूब में नहर के किनारे वाक़ था और इसके करीब ही से रेलवे लाइन भी गुजरती थी। मज़कूरा रेलवे लाइन नहर के ऊपर से गुजरकर झंग शहर की तरफ जाती थी। एक तरह से वो बड़ा छप्पर रेलवे लाइन और नहर के मिलाप से बनने वाले कोने में वाक़ था। नहर की दूसरी जानिब जुनूब में एक घना जंगल दूर तक फैला हुआ था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर परवेज नामी शख्स को अंदर बुला लिया। जब मैं बरामदे से गुजरकर कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने इसे एक बेंच पर बैठे देखा था। परवेज घुंघराले बालों वाला एक गोरा चिट्टा शख्स था। उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। चेहरे मोहरे से वो एक आम सा देहाती नजर आता था। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो वो मेरे सामने मेज की दूसरी जानिब एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने परवेज की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुमने आसिया को कहाँ देखा है? जंगल में जनाब, उसने घबराहट आमेज लहजे में जवाब दिया। उधर दरख्तों में उसकी लाश पड़ी हुई है। परवेज के चेहरे के तासुरात ने मुझे बावर करा दिया कि वो आसिया के हवाले से कोई खुशगवार खबर नहीं लाया होगा। आसिया की लाश का जिक्र करके उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। क्या तुमने इसकी लाश को छूकर देखा है? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुकी है? और ये भी बताओ कि तुमने आसिया को पहचाना कैसे? क्या तुम इसे पहले से जानते थे? थानेदार साहब, मैं भी मौजा मुगलपुरा ही का रहने वाला हूँ, उसने संभलते हुए लहजे में बताना शुरू किया। इसलिए आसिया को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो कल दोपहर से गुम है। पूरा मुगलपुरा आसिया की गुमशुदगी से वाकिफ है। वो मेरे जहन में भी थी, लिहाजा जब मैंने किसी लड़की को घने दरख्तों में बेतरतीब पड़े हुए देखा तो मेरे कदम बेख्तियार उसी जानिब उठ गए और करीब जाने पर मुझे पता चला कि वो सांस संवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला कि वो आसिया है, जिस आसिया को पूरा मुगलपुरा कल दोपहर से ढूंढ रहा था। वो इधर जंगल में बेसुध पड़ी थी। मैंने इसे छूने की कोई कोशिश नहीं की। काफी देर तक मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखता रहा और मुझे यकीन हो गया कि इसे जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता। ये एहसास होते ही कि वो जिंदा नहीं, मैं जंगल से वापस आ गया और सीधा आपके पास पहुंच गया हूँ। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुम सुबह सुबह जंगल की तरफ क्या लेने गए थे? जनाब, मैं करीब लकड़हारा हूँ, उसने आजिजाना लहजे में बताया। यही मेरा रोजगार है। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और इन्हें मुख्तलिफ लोगों के हाथों फरोख्त कर देता हूँ, जिससे 4 पैसे मुझे मिल जाते हैं, जिनसे मेरा घर चलता है। बीवी बच्चों वाला हूँ सरकार, इतनी मेहनत भी ना करूँ तो उनको खिलाऊंगा कहाँ से? तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। मैंने सताइशी नजर से उसकी तरफ देखा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात माई बाप? वो उलझनज़दा नजर से मुझे तकने लगा। मुगलपुरा गांव नहर और थाने के बीच में पड़ता है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन तुम इतनी बड़ी इतला लेकर सीधे थाने पहुंच गए। क्या तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई कि पहले तुम्हें आसिया के घर वालों को इस वाक़े की इतला देनी चाहिए? यह ख्याल मेरे दिमाग में आया था जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं रेलवे लाइन के किनारे चलते हुए थाने पहुंच गया। मैंने यही सोचा था जनाब कि आपको इतला देने के बाद मैं मुगलपुरा जाकर सबको आसिया के बारे में बताऊंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने इजाजत तलब अंदाज में मुझे देखा और बोला, थानेदार जी, मैं जाऊं? तुम नहीं जा सकते परवेज, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। जज जी, वो खौफजदा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। मुगलपुरा वालों को आसिया की मौत की इत्तला कैसे पहुंचेगी, इसकी तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरे थाने का अमला ये काम बासानी कर लेगा। तुम मेरे साथ जाए वकुआ पर चलोगे?
ठीक है जी, वो अपनी गर्दन को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। जो आपका हुक्म थानेदार साहब। आइंदा 15 मिनट में मैंने जंगल की जानिब जाने की तैयारी कर ली और ठीक 10 बजे हम थाने से रवाना हो गए। मेरा थाना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, रेलवे के किनारे वाक़ था, जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही था। ये एक छोटा सा कस्बाती रेलवे स्टेशन था। ये रेलवे स्टेशन ज़्यादा मसरूफ़ नहीं था। हम टांगे पर सवार होकर रेलवे लाइन के साथ साथ कच्चे में सफ़र करते हुए नहर के पुल तक पहुँच गए। फिर परवेज़ की रहनुमाई में हमें चाय बकुआ तक रसाई हासिल करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। एक बात का ऊपर में जिक्र करना भूल गया कि थाने से रवाना होने से पहले मैंने इस वाक़ये की इत्तला मुगलपुरा तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया था। आसिया की बेयारो मददगार लाश घने दरख्तों के झुंड में गीली जमीन पर पड़ी थी। उसके जिस्म पर अगरचे गर्म लिबास मौजूद था, ताहम इन लम्हात में वो लिबास खासा बेतरतीब हो रहा था। पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बदनसीब जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। मेरे इसी मोहतात अंदाजे के मुताबिक आसिया को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था और इसकी मौत को भी अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। कल दिन में किसी वक्त या फिर शाम में इसकी जिंदगी का चिराग गुल किया गया था। मैं उकड़ू बैठकर आसिया की लाश का मुआयना करने लगा। इस नौइयत के वाक़यात में उमूमन लड़की को बर्बाद करने के बाद मौत के मुंह में धकेला जाता है, लेकिन आसिया की लाश के अमतीक जायजे के बाद ये देखकर मुझे हैरत हुई कि इस पर किसी भी तर्ज का मुजरिमाना हमला नहीं किया गया था। ये मेरी फौरी और माहिराना राय थी, जिसकी तस्दीक या तरदीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही से हो सकती थी। मैंने आसिया की लाश को खुश्क जगह पर मुंतकिल करने के बाद एक चादर से ढांप दिया और घूम फिर कर गिरदोनवा का जायजा लेने लगा। मैं थाने से अपने साथ हवलदार दिलावर खान और कांस्टेबल रशीद को भी टांगे में बिठा लाया था। इन्हें भी मैंने मुख्तलिफ काम सौंप दिए। वो अलग अलग सिमत में रवाना हो गए। वो जंगल खासा घना था। जब मैं जाए वक़्वा का गहरी नज़र से जायजा ले रहा था तो मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात भी चकरा रहे थे। मसलन ये कि आसिया इस घने जंगल में क्या लेने आई थी? वो खुद आई थी या किसी ने उसे यहाँ बुलाया था? क्या वो किसी से मिलने जंगल में पहुंची थी? वो तो दोपहर में छप्पर से मट्टी निकालने इधर आई थी। फिर जंगल का रुख किस मकसद से किया? कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई? हर सवाल के इख्तिताम पर मेरी समात में एक ही नाम गूंज उठता था और वो नाम था खालिदा, आसिया की गहरी सहेली और बतूल की बेटी खालदा, जिसे कल शाम तेज बुखार ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। आसिया इसी खालदा के हमरा मुगलपुरा से मट्टी वाले छप्पर तक आई थी और फिर इस इतलात के साथ वो अपने घर नहीं पहुंच सकी थी। खालदा ही बता सकती थी कि वो जंगल में क्या करने आई थी। मैं इन्हीं गंभीर ख्यालात के साथ जाए वक़्वा का नक्शा तैयार करने में मसरूफ़ था कि हवलदार तेज़ कदमों से चलते हुए मेरे पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश पाई जाती थी। क्या हुआ दिलावर खान? मैंने उसकी हालत के पेश नज़र सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो एक कड़ा मेरी जानिब बढ़ाते हुए मायनाखेज़ अंदाज में बोला। ये देखें मलिक साहब। मैंने इसके हाथों से वो कड़ा लेकर घुमा फिरा कर देखा, फिर इससे दरियाफ्त किया। ये एक पीतल का कड़ा है, कलाई पर पहना जाने वाला। तुम इसे क्या साबित करना चाहते हो? ये किसका है? मज़कूरा पीतल का कड़ा मर्दाना कलाई में पहने जाने वाला एक मखसूस कड़ा था, जिस पर बड़ी महारत से चित्रकारी की गई थी, जैसा कि पीतल के नवादराती ज़ेवरात पर उमूमन देखने को मिलती है। वो अपनी शक्ल में गोल ज़रूर था, मगर इसके दोनों सिरे एक दूसरे से आधे इंच के फासले पर थे, यानी इसे अपनी मर्जी से दबाकर और खींचकर कदरे छोटा बड़ा किया जा सकता था। दोनों सिरों पर कंचे के साइज की गोलियां बनी हुई थीं। आपकी नज़र से यकीनन इस किस्म के कड़े गुजरे होंगे और आपने देखा होगा। हवलदार ने मेरे सवालात के जवाब में बताया। जनाब, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कड़ा किसका है। ये मुझे इस दरख्त के पास ज़मीन पर पड़ा मिला है। बात ख़त्म करते ही इसने एक नज़दीकी दरख्त की सिमत इशारा कर दिया। मज़कूरा दरख्त इस मकाम से लगभग 10 गज की दूरी पर वाक़ था, जहाँ आसिया की लाश पड़ी मिली थी। मैं जाए वक़्वा का नक्शा तैयार करने में लग गया था और हवलदार 2 कांस्टेबलों को लेकर मैंने गिरदोनवा का जायज़ा लेने पर मामूर कर दिया था। बिलाखिर हवलदार दिलावर खान एक काम की चीज़ ढूंढने में कामयाब रहा था। मैंने वो कड़ा घुंघरियाले बालों वाले परवेज़ की तरफ बढ़ाते हुए इस्तफसार किया। इस कड़े को पहचानते हो? चंद लम्हात के गौर व फिक्र के बाद उसने जवाब दिया। जनाब,
یہ کڑا دیکھا ہوا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کہاں اور کس کے پاس دیکھا ہے۔ تم مغل پورہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً تم نے اس کڑے کو مغل پورہ ہی کے کسی شخص کی کلائی میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کس بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ذہن کو مصروف رکھو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ یہ کڑا تم نے کہاں اور کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، میں نے پرویز سے کہا، پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، دلاور خان، موقع کا کام مکمل ہو چکا، اگلا مرحلہ آسیہ کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا ہے اور یہ کام تم کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ لیکن ابھی تک آسیہ کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا۔ ان کی موجودگی میں اگر لاش اٹھائی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ ادھر دلاور خان کی بات پوری ہوئی، ادھر رحمت علی، کرامت علی چند افراد کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ان کے چہروں اور آنکھوں سے گہری پریشانی اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور آسیہ کی لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ رحمت علی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، کس ظالم نے میری بچی کی جان لی ہے؟ مجھے بھی بڑی شدت سے اسی ظالم اور سفاک شخص کی تلاش ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس شیطان کو ڈھونڈنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرامت علی نے چونک کر میری جانب دیکھا اور اضطراری انداز میں بولا، جناب، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے قاتل کے حوالے سے کوئی اہم سراغ پا لیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہو کرامت علی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اب مجھے آپ لوگوں کے پرخلوص تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم تعاون کیوں نہیں کریں گے تھانے دار صاحب، رحمت علی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، میری جوان جہان بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ نامراد جلد سے جلد قانون کی گرفت میں آ جائے جو آسیہ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کسی سراغ وغیرہ کا ذکر کرنے والے تھے؟ کرامت علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں بادلوں کی ٹکڑیوں نے ایک بار پھر متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ گھنے جنگل میں تو ویسے ہی مناسب روشنی کی رسائی ممکن نہیں تھی، اوپر سے بادل گھر آنے کے سبب اندھیرا سا چھاتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر ہم یہیں کھڑے کچہری کرتے رہتے تو کسی بھی وقت تیز بارش ہمیں اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر میں نے کرامت علی سے کہا، اب ساری اہم باتیں رحمت علی کے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔ مجھے آج ویسے بھی بطول کی بیٹی خالدہ کا بیان لینے مغل پورہ تو جانا ہی تھا۔ میری اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اگلے چند لمحات میں ہم جنگل سے نکل کر مغل پورہ کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ رحمت علی، کرامت علی اور دیگر افراد مغل پورہ سے پیدل ہی چل کر جنگل تک پہنچے تھے، کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے آسیہ کی لاش کو ٹانگے میں رکھوا کر حوالدار دلاور خان کی نگرانی میں سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا اور خود ان لوگوں کے ساتھ مغل پورہ کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر رشید بھی میرے ساتھ تھا۔ راستے میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی سے پوچھا، تمہاری پڑوسن کا کیا حال ہے؟ جی؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں سمجھا نہیں سرکار۔ میں بطول کی بیٹی خالدہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا بخار اترا یا نہیں؟ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، جی اتر گیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اب ہوش میں ہے؟ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، اور اس سے بات ہو سکتی ہے؟ رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی کا خیال تھا کہ میں مغل پورہ پہنچتے ہی کوئی سنسنی خیز انکشاف کروں گا، لیکن میں واپسی کے سفر کے دوران میں اپنا ایک مخصوص ذہن بنا چکا تھا۔ چنانچہ میں نے پہلے خالدہ کا انٹرویو لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، آپ تو بھائی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے؟ تو میں نے ایسا کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، خالدہ کا بیان اس سنسنی خیز انکشاف سے زیادہ اہم ہے میری نظر میں۔ آسیہ آخری بار اسی خالدہ کے ساتھ زندہ دیکھی گئی تھی۔ مٹی والے چھپر سے لوٹ کر گھر وہ واپس نہیں آئی۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچی؟ اس راز سے صرف خالدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آسیہ کا تفصیلی بیان لینے کے بعد رحمت علی کے پاس ہی آؤں گا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آج شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ میری بات ان دونوں بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ گئی۔
لہٰذا انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بطول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 کمروں اور ایک بیٹھک پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس مکان کا رقبہ 4.5 یا 5 مرلے رہا ہوگا۔ کراچی کی رہائشی اسے 120 گز تصور کر لیں۔ بطول نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بیٹھک میں چھوڑا اور خود بطول کے ہمراہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں مقتول آسیہ کی سہیلی خالدہ موجود تھی۔ خالدہ کی عمر کم و بیش 20 سال رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کی مالک ایک حشاش بشاش اور تیز ترال لڑکی تھی، تاہم حالیہ بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لحاف اوڑھے ایک چرپائی پر لیٹی تھی۔ میری آمد پر وہ سرہانے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ بطول نے خالدہ والی چرپائی کے نزدیک ہی میرے لیے ایک کرسی ڈال دی اور کہا، تھانے دار جی، آپ خالدہ سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بطول، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کر رکھا ہے۔ اس نے شاید میری بات سنی نہیں یا پھر سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ میں نے بطول کو ذہن سے جھٹکا اور خالدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، خالدہ بیٹی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ نقاہت بھری آواز میں بولی۔ تمہیں آسیہ کے بارے میں تو پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ جی، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ آسیہ تمہاری گہری اور پیاری سہیلی تھی خالدہ، میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری طرح تمہاری بھی یہی شدید خواہش ہوگی کہ آسیہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ اس نے ایک بار پھر مختصر جواب سے کام لیا۔ جی، وہ کل دن میں تمہارے ساتھ چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم تو واپس آ گئیں، مگر آسیہ گھر نہیں لوٹی۔ کل دوپہر ہی سے اس کی تلاش جاری تھی اور آج صبح نہر کے اس پار یہ تلاش اختتام کو پہنچی ہے۔ آسیہ کی لاش کی دریافت کے ساتھ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ نحیف سی آواز میں منمنائی۔ اس طرح بات نہیں بنے گی خالدہ، میں نے بہلانے پھسلانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں پوری سچائی اور بہادری کے ساتھ سب کچھ بتانا ہوگا۔ میں کچھ جانتی ہی نہیں تو بتاؤں کیا جی؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں خالدہ سے سوال و جواب کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں اور چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دوسرے زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ کل دن میں تم اور آسیہ ایک ساتھ جوہر کی طرف گئی تھی نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اور وہاں چھپڑ پر عائشہ اور رضوانہ سے بھی تم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ بھی مٹی نکالنے چھپر پر پہنچی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے گردن کو اثباتی جنبش دی۔ عائشہ اور رضوانہ تم دونوں سے پہلے چھپر سے واپس آ گئی تھی، میں نے کہا۔ تم اور آسیہ ایک ساتھ واپس آئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر تم تو صحیح سلامت گھر پہنچ گئیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اور آسیہ غائب ہو گئی، کیوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ گھر نہیں آئی تھی؟ تم دونوں ایک دوسرے کی پڑوسنے ہو، کیا وہ تمہارے ساتھ ہی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ نہیں جی، خالدہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بطول ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کے اندر دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اور ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے دکھائی دے رہے تھے، جن کو چھری کی مدد سے 2 لخت کر کے ان کے اوپر کالی مرچی اور نمک چھڑکا گیا تھا۔ بطول نے مذکورہ ٹرے کو ایک پستہ قامت تپائی پر رکھا، پھر تپائی سمیت وہ ٹرے میرے سامنے پہنچ گئی۔ بطول نے کہا، تھانے دار جی، ایک گلاس آپ کے لیے ہے اور دوسرا اس پاگل خالدہ کے لیے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ دبکا ماریں گے تو یہ چپ چاپ ناشتہ کر لے گی، میری تو یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو بطول، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بطول کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خالدہ بہت اچھی بچی ہے، یہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ بطول میرا اشارہ سمجھ کر واپس چلی گئی اور میں دوبارہ خالدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرمی بھرے لہجے میں کہا، باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جاری رہنا چاہیے۔ تم اپنے عمل سے بطول پر یہ ثابت کر دو گی کہ تم نے میری بات ٹالی نہیں۔ میں صرف یہاں کا تھانہ انچارج ہی نہیں ہوں، تمہارا اور تمہاری آسیہ دوست کا سچا خیر خواہ بھی ہوں۔ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں انڈے کا پیس تھما دیا۔ اس نے میری اس کوشش کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔
हमारे दरमियान एक बार फिर गुफ्तगू होने लगी। बतूल की आमद से कबल खालिदा ने एक सनसनीखेज इंकिशाफ किया था। मैंने बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ते हुए कहा, तो तुम्हारा बयान यह है कि कल दोपहर में आसिया तुम्हारे साथ अपने घर के दरवाजे तक नहीं आई थी? जी यही सच है, लेकिन छप्पर से वापसी पर तो वो तुम्हारे साथ ही थी। मैंने उलझनज़दा अंदाज में सवाल किया, फिर वो कहाँ चली गई थी? हम दोनों छप्पर से एक साथ ही वापस हुए थे, वो रुक रुक कर बताने लगी। लेकिन गांव में दाखिल होने से पहले वो पीपल के दरख्त के पास अचानक रुक गई थी, जैसे उसे कोई खास बात याद आ गई हो। मैंने इससे पूछा, क्या बात है आसिया, तुम चलते चलते ठहर क्यों गई? क्या हुआ? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया था, खालिदा तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। थोड़ी देर के बाद? क्या मतलब? मैंने घूर कर उसे देखा। तुम क्या करने का इरादा रखती हो? मैं वापस छप्पर की तरफ जाऊंगी, वो इधर उधर निगाहें घुमाते हुए बोली। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी, तुम जाओ घर। मुझे उसकी बात से उलझन महसूस हुई तो मैंने पूछा, छप्पर पर दोबारा जाने का क्या मकसद है? तुम्हारा वहां क्या रह गया है? दिल, उसने मायनाखेज लहजे में जवाब दिया। दिल? मैंने इसके जवाब को दोहराया और कहा, तुम्हारा मतलब है? हाँ हाँ वही। वो मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही ज़ेर लब मुस्कुराती हुई बोली, समझा करो ना। और मैं समझकर वापस आ गई थी। खालिदा ने अपने बयान के इख्तिताम में बताया, मुझे कुछ पता नहीं कि आसिया छप्पर से कब वापस आई थी या नहीं आई थी। फिर मुझे शाम से पहले ही तेज बुखार चढ़ गया। रात में अम्मा ने बताया था कि आसिया कहीं गुम हो गई है, और अब पता चला है कि वो बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने दूध वाला खाली गिलास खालिदा के हाथ से लेकर ट्रे में रख दिया। इस गुफ्तगू के दौरान में मैंने उसे अंडों के 3-4 पीस भी खिला दिए थे। मैं इन दोनों नेमतों से पहले ही निमट चुका था। बातचीत के इस मोड़ पर आकर आसिया की मौत ने खालिदा को रंजीदा कर दिया था। आसिया इसकी गहरी सहेली थी। अपनी अजीज अज़जान सहेली की अब्दी जुदाई पर खालिदा को इसी तरह दुखी और मलूल होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आसानी से खालिदा की जान छोड़ने वाला नहीं था। इस रवा रवी में मुझे एक ऐसा नुक्ता समझा दिया था जो मुझे आसिया के कातिल तक पहुंचा सकता था। खालिदा बेटी, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ सकता हूँ, मैंने शफकत भरी आवाज में उसे पुकारा। आसिया की नागहानी मौत का मुझे भी उतना ही सदमा है जितना कि तुम्हें। मेरी दिली तमन्ना है कि उसका कातिल जल्द से जल्द जेल की आहनी सलाखों के पीछे पहुंच जाए, और ये तुम्हारे ताबुन के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे ताबुन के बगैर? उसने उलझनज़दा नजर से मुझे देखा। हाँ, मुझे तुम्हारा ताबुन दरकार है, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं शाम से पहले पहले आसिया के कातिल को गिरफ्तार कर सकता हूँ। वो कैसे थानेदार साहब? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। आसिया दोबारा छप्पर की तरफ क्यों गई थी, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है खालिदा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसने अपने दिल के छप्पर पर रह जाने की बात की थी। ये क्या माजरा है? वो जुज़बुज़ होकर मुझे तकने लगी। मैंने तंबी करने वाले अंदाज में कहा, देखो खालिदा, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक नहीं मारी। तुम्हारी बातों से मैंने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया है कि आसिया किसी मर्द से मिलने दोबारा छप्पर की तरफ गई थी। अगर तुम अपनी ज़बान से इस मर्द का नाम बता दोगी तो मुझे खुशी होगी, वरना अगर मैंने अपनी तफ्तीश के दौरान में इस बंदे का सुराग लगा लिया और बाद में मुझे पता चला कि तुम इस शख्स को अच्छी तरह जानती थी, तो फिर मैं अपनी तमाम तर नरमी को फरामोश करके तुम्हारे लिए जल्लाद भी बन सकता हूँ। मेरे सनसनाते हुए अल्फाज का खालिदा पर खातिर खा असर हुआ। उसने एक झुरझुरीली और खौफजदा सी आवाज में बोली, जी आपका अंदाजा दुरुस्त है। वो किससे मिलने दोबारा जौहर की तरफ गई थी? मैंने अपने अल्फाज में तेजी लाते हुए इस्तफसार किया। अपने मंगेतर लियाकत अली से? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मेरा कड़ा इस्तफसार जारी रहा। फिर? लियाकत तो आसिया का मंगेतर था जी, और अगली साल इनकी शादी भी होने वाली थी, वो जवाब में वजाहत करते हुए बोली। लियाकत तो उसका पड़ोसी भी था। इससे मुलाकात करने के लिए छप्पर की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? फिर? लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताने लगी। फिर जी, लियाकत तो कल सुबह गांव से लाहौर रवाना हो गया था। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ खालिदा, मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। आसिया कल दोपहर में तुम्हें अकेले वापस भेजकर किस बंदे से मिलने दोबारा छप्पर की तरफ गई थी? कदीर से जी, वो डरते डरते बोली। कदीर? ये कौन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। और आसिया से इसका क्या ताल्लुक है? कदीर भी मुगलपुरा में ही रहता है जी, खालिदा ने कदरे सरासीमा अंदाज में जवाब दिया।
اس کے باپ خادم حسین کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں تاج بی بی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ اور وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو تھمی اور ایک گہری سانس خارج کی، پھر بولی، آسیہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ قدیر کو پسند کرتی تھی؟ خالدہ کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی منگنی کرامت علی کے بیٹے لیاقت علی سے ہوئی تھی۔ اگلے سال ان کی شادی بھی ہونے والی تھی اور وہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ جی تھانے دار صاحب، سچائی یہی ہے۔ وہ بڑی رسان سے بولی۔ آسیہ اور قدیر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ آسیہ کے باپ نے زبردستی اس کی منگنی لیاقت سے کر دی تھی اور اگلے سال ان کی شادی کا بھی پروگرام تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ لیاقت آسیہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا دل تو قدیر میں ہی اٹکا ہوا تھا اور وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی تھے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو مغل پورہ میں یہ کہانی چل رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں جتنا جانتی تھی اور جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ خالدہ، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تمہاری بات کا بھی یقین کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ قدیر کرتا کیا ہے؟ وہ کھیت مزدور ہے جی، اس نے جواب دیا۔ تم قدیر کو شکل سے تو اچھی طرح پہچانتی ہو نا؟ جی ہاں۔ اور اس کی چیزوں کو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے اپنا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کے اندر ڈالتے ہوئے کہا۔ جائے وقوع سے مجھے ایک بہت ہی خاص چیز ملی ہے، تم دیکھ کر بتاؤ گی کہ اس چیز کا تعلق قدیر سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں مجھے تکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی جیب میں سے پیتل کا وہ کڑا باہر نکال لیا جو جائے وقوع کے نزدیک ایک درخت کے نیچے حوالدار دلاور خان کو پڑا ہوا ملا تھا۔ منقش کڑے پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ چونک اٹھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ آسیہ کی لاش کے پاس سے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والی بے قراری اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ تم پیتل کے اس کڑے کو اچھی طرح پہچانتی ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ یہ کڑا کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قدیر کا۔ وقوع کی دوپہر مقتول آسیہ قدیر سے ملنے چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ چھپڑ اور جنگل کے بیچ صرف ایک نہر رواں دواں تھی۔ اگر وہ خالدہ کو چھپڑ کی طرف جانے کا بتا کر جنگل کے اندر پہنچ گئی تھی تو بھی اس سے یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ قدیر ہی سے ملنے جنگل میں گئی تھی یا قدیر اسے اپنے ساتھ جنگل کے اندر لے گیا تھا۔ قدیر کی کلائی کا وہ مخصوص کڑا جنگل سے ہمیں ملا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قدیر گزشتہ روز جنگل میں گیا تھا۔ کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھیں اور بہت جلد ایک مربوط زنجیر کی شکل اختیار کرنے والی تھیں۔ بس ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی اور وہ یہ بات تھی کہ خالدہ کے بیان کے مطابق آسیہ اور قدیر ایک دوسرے کی چاہت میں گردن گردن تک دھسے ہوئے تھے۔ اس قسم کے عشقیہ پس منظر میں قدیر کا آسیہ کا قاتل ہونا سمجھ سے بالاتر نظر آتا تھا، مگر پولیس کی تفتیش کی گاڑی تو اس اصول پر کام کرتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خالدہ سے میں اور کوئی کام کی بات نہیں اگلوا سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے گھر سے نکل کر آسیہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی رازدار سہیلی خالدہ سے ہونے والی ملاقات اس قدر بھرپور اور معلومات افزا تھی کہ مجھے آگے کسی مرحلے پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کو ایک کمرے میں بٹھا کر تازہ ترین حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ میں نے جنگل سے ملنے والا پیتل کا کڑا بھی باری باری انہیں دکھایا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک رنگ آتا تھا تو ایک رنگ جاتا تھا۔ میری بات کے اختتام پر رحمت علی نے قصیلے انداز میں کہا، یہ قدیر الو کا پٹھا مجھے شکل ہی سے آوارہ اور بدمعاش لگتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ درخواست کو رد کر دیا تھا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لفنگا ایک روز گاؤں سے باہر مجھ سے ملا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلے تو مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آسیہ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ آسیہ کا بہت خیال رکھے گا، لہٰذا میں اسے اپنی فرزندی میں لے لوں۔ پھر تم نے اس کی درخواست رد کر دی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے اسے اپنی فرزندی میں لینے سے صاف انکار کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟
मुझे तो इसकी मनहूस शक्ल ही से नफरत थी। जंगलियों की तरह उसने सर के बाल बढ़ा रखे हैं और कुंडों के मानिंद कमीज के बटन खोले चौड़ा होकर पूरे गांव में घूमता फिरता है। वो लम्हे भर को सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब मुझे यकीन हो गया कि वो शैतान की औलाद कदीर हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है और किसी भी सूरत उसकी जान नहीं छोड़ेगा, तो मैंने फौरी तौर पर आसिया की मंगनी करामत के बेटे लियाकत के साथ कर दी। लेकिन भाई साहब, करामत अली अपने बड़े भाई रहमत अली के खामोश होते ही बोल उठा, ये कदीर वाला मामला आपने हमें तो नहीं बताया था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि करामत अली के इस्तफसार में शिकवा भरा हुआ था। रहमत ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, यह कोई ऐसी खास बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे ये तुम्हारी बीवी शहनाज से इसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा था। रहमत भाई, आप भी कमाल करते हैं। करामत की शिकायत फजूतर हो गई। आप इतने खास और अहम बल्कि नाजुक मामले को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। मुझे आपकी बात सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। हर गुजरते लम्हे के साथ करामत अली के चेहरे पर नमूदार होने वाले नागवारी के तासुरात में गहराई पैदा होती जा रही थी। रहमत ने नहायत ही सरसरी अंदाज में कहा, अफसोस कैसा करामत अली, मैंने तुम्हारे साथ कौन सी ज्यादती कर दी है? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? कमरे के बाहर से निस्वानी आवाज उभरी। अपनी बेटी के ऐब को छुपाकर हमारे बेटे के गले बांधने की कोशिश की गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। तुम चुप रहो शहनाज, करामत ने तेज लहजे में कहा, मैं बात कर रहा हूं ना। तुम्हारी घरवाली को तुम्हारी बात बेवजन लग रही है करामत, रहमत अली ने तंजिया लहजे में कहा, इसीलिए उसने बाहर से लुकमा देना जरूरी समझा है। तुम इसे भी अंदर ही कचहरी में बुला लो। रहमत भाई, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, करामत की बीवी शहनाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा। अगर हमें पता होता कि आसिया ने कहीं और टांका फिट कर रखा है तो हम इस रिश्ते के लिए हामी ही न भरते। खुदा का गजब है। उसने नमाती तवक्कुफ किया, फिर तीखे लहजे में बोली, बेहया को इतना भी ख्याल न आया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और अगले साल शादी भी होने वाली है। वो अब भी अपने यार से जंगल में छुप छुप कर मुलाकातें करती फिरती थी। जबान संभाल कर बात करो शहनाज, एक और सनाना आवाज उभरी, कुछ तो शर्म करो। अभी तो मेरी बेटी की लाश मिली है और तुमने उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी। ये यकीनन मकतूल आसिया की माँ सुगरा बीबी थी। शहनाज की जली कटी बातों ने उसको सुलगा कर रख दिया था। शर्म मैं क्यों करूं, तुम करो आसिया की अम्मा, शहनाज तड़क कर बोली, मैंने जो कुछ भी कहा है इसमें एक बात भी गलत नहीं। मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर थानेदार साहब से पूछ लो। अब ये मामला खतरनाक हुदूद में दाखिल होने जा रहा था। रहमत अली और करामत अली मेरे पास बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर तनाव तो दिखाई देता था, ताहम दुश्मनी वाली कोई बात नहीं थी, जबकि इनकी बीवियां लड़ने मरने पर तैयार नजर आती थीं। मैंने रहमत अली को मुखातिब करते हुए कहा, रहमत, तुम दोनों अपनी बीवियों को संभालने की कोशिश करो, मैं चलता हूँ, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? करामत अली ने पूछा। कदीर के पास, मैंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। मैं इसे अपने साथ थाने ले जाऊंगा, इससे तफ्तीश उधर थाने ही में होगी। अगर आप कहें तो मैं अपना टांगा निकालता हूँ, वो पेशकश करने वाले अंदाज में बोला। आपका टांगा तो आसिया की लाश लेकर अस्पताल गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं किसी न किसी तरह अपनी वापसी का बंदोबस्त खुद कर लूँगा। तुम्हारा यहाँ रहना बेहद ज़रूरी है। और सुनो तुम दोनों, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बारी बारी इनकी तरफ देखा। जो होना था वो हो चुका, अब आपस में लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा और तुम्हारी बीवियों का फसाद आसिया को जिंदा नहीं कर सकता, बल्कि अगर तुम लोगों ने इल्ज़ाम तराशी के इस फितना परवर सिलसिले को बंद न किया तो भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। हालात और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आपस के इख्तिलाफात को फिलहाल फरामोश करके आगे की सोचो। वो दोनों खामोश नज़रों से कभी मुझे और कभी एक दूसरे को देखने लगे। पता नहीं मेरी बात ठीक तरह से इनकी समझ में बैठ भी सकी थी या नहीं, और मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। फिलहाल इन दोनों भाइयों का मामला मेरी नज़र में ज़्यादा अहम नहीं था। मुझे पहली फुर्सत में कदीर अहमद को छापना था, लिहाजा मैं कांस्टेबल रशीद को साथ लेकर उसके घर की जानिब रवाना हो गया। वो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरे सामने मेज़ की दूसरी जानिब कदीर अहमद खड़ा था। कदीर की उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। वो सांवली रंगत का मालिक एक तरास कामा शख्स था। इसने सर के बाल जुल्फों की सूरत में बढ़ा रखे थे। मैंने कदीर को खेतों में काम करते हुए गिरफ्तार किया था और अपने साथ थाने ले आया था।
इसे मेरी ज़बानी ही पता चला था कि आसिया अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। इससे पहले वो इसकी गुमशुदगी ही से आगाह था। हवलदार दिलावर खान आसिया की लाश को जिलाई अस्पताल पहुंचाकर वापस आ गया था और इस वक्त वो कदीर के अक़ब में मुस्तैद खड़ा था, जैसे वो मेरे इशारे का मुंतज़िर हो। इधर मैंने इशारा किया और उधर उसने कदीर की धुलाई शुरू कर दी। मेरा तफ्तीश का अपना एक मखसूस तरीका कार है। मैं अव्वलीन यही कोशिश करता हूँ कि घी सीधी उंगली ही से निकल आए। अगर मुझे अपने मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पाती तो फिर मैं दूसरे तफ्तीशी तरीकों के बारे में सोचता हूँ। यानी इस सूरत में घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना मुझ पर लाजिम हो जाता है। मैंने गिरफ्तारी के वक्त कदीर को कुछ नहीं बताया था कि उसका जुर्म क्या है। वो रास्ते भर मुझसे यही सवाल करता आया था, मगर मैंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। थाने पहुंचकर भी जब उसकी ज़बान पर यह सवाल बरकरार रहा तो मैंने पूछा, क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैंने तुम्हें किस सिलसिले में गिरफ्तार किया है? अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों जनाब, वो आजिज़ी से बोला। मैं तो आसिया की गुमशुदगी की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। ऊपर से आपने इसकी मौत की खबर भी सुना दी और गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती मुझे थाने भी ले आए। इतना तो बता दें कि आखिर मेरा कसूर क्या है? अगर तुम इतने ही मासूम और भोले भाले हो तो मुझे बताओ, तुम आसिया की गुमशुदगी से परेशान क्यों थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता था? मेरा आसिया से मोहब्बत का रिश्ता था, वो मजबूत लहजे में बोला। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। जो लोग एक दूसरे को चाहते हैं वो आपस में एक दूसरे के सच्चे खैर ख्वाह भी हुआ करते हैं कदीर, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तुम्हारी तरह खुदगर्ज और सफाक नहीं। जनाब, वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने कौन सी खुदगर्जी और सफाकी का मुजाहिरा किया है? तुम जिसको चाहने के दावेदार हो, इसके खून में हाथ रंगना तुम्हारी खुदगर्जी और सफाकी नहीं तो और क्या है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी खोखली चाहत और मोहब्बत का भांडा फूट चुका है कदीर। जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं तो आसिया को मामूली सी गज़न पहुंचाने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता और आप उसके कत्ल की बात कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम चोरी छुपे आसिया से मुलाकातें किया करते थे? मैंने एक दूसरे जाविये से इसे घिसने की कोशिश की। जी हाँ, ये दुरुस्त है, इसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। जबकि तुम्हें अच्छी तरह ये बात मालूम थी कि आसिया की मंगनी हो चुकी थी। मैंने खा जाने वाली नज़र से कदीर को घूरा और अगले साल उसकी लियाकत के साथ शादी भी होने वाली थी। जी हाँ, मैं आसिया की मंगनी के बारे में भी जानता था। इसके बावजूद भी तुम इससे मुलाकातों से बाज नहीं आते थे, मैंने सख्त लहजे में कहा। जबकि तुम्हें अच्छी तरह ये बात मालूम थी कि तुम्हारी ये हरकत इसके रिश्ते वाले मामले के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बड़ी गहरी मोहब्बत किया करते थे और मैंने आसिया के बाप चाचा रहमत अली से रिश्ते की बात भी की थी। अगर इसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया था। और फिर वो लम्हे भर को रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, और फिर इस वाक़ये के चंद ही रोज़ बाद रहमत अली ने आसिया की अपने भाई के बेटे लियाकत अली से मंगनी कर दी थी। आसिया और लियाकत की मंगनी हो गई, मगर तुमने फिर भी छुप छुप कर आसिया से मिलते रहना जारी रखा। मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना आया कि तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि आसिया की मंगनी हो जाने के बाद मुझे इससे हर किस्म का नाता तोड़ लेना चाहिए था, वो बेहद संजीदगी से बोला। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, बल्कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। आसिया किसी भी कीमत पर लियाकत से शादी करने को तैयार नहीं थी, मगर वो अपने बाप के ज़बरदस्ती के फैसले के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। हम जब भी मिलते वो यही रोना रोती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसी राह निकालूं कि हमारी शादी हो जाए। तो क्या तुम ऐसी राह निकालने में कामयाब रहे थे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। अगर कामयाब हो जाता तो फिर बात ही क्या थी जनाब, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने मकसद में नाकाम रहे थे? जी हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। मुझे इस गंभीर मसले का कोई हल नजर नहीं आया था। हालांकि एक मौके पर आसिया ने यहाँ तक कहा था कि हम खामोशी से भागकर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन
वो हर बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जनाब, आप इसे मेरी शराफत समझें या बुज़दिली। वो सपाट लहजे में बोला, मैं आसिया के साथ भागने की हिम्मत न कर सका। ये तुम्हारी बुज़दिली थी या शराफत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हर तरफ से मायूस हो जाने के बाद तुमने एक संगीन कदम उठाने का फैसला कर लिया था। और वो कता कलामी करते हुए बोला, संगीन कदम? हाँ, संगीन कदम। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अल्फाज में कहा। जब तुम्हें पक्का यकीन हो गया कि आसिया किसी तरह भी तुम्हारी नहीं हो सकती, तो तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये झूठ है, वो बिखरी हुई आवाज में बोला। मुझ पर इल्जाम है। ओए, इल्जाम की औलाद! हवलदार ने उसकी कमर पर एक लात रसीद करते हुए गजबनाक लहजे में कहा, तुम मलिक साहब को झूठा कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दिलावर खान आपो आप ही जलाल में आ गया था। हालांकि मैंने उसे किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई का इशारा नहीं किया था। हवलदार की लात खाने के बाद कदीर तवाजुन कायम न रख सका। उसका दिमागी तवाजुन तो मेरे तीखे और नोकीले सवालात ने दरहम बरहम कर रखा था। हवलदार के जोरदार हमले ने इसके जिस्मानी तवाजुन का भी तख्ता कर दिया। वो लड़खड़ाया और मुंह के बल उसका बदन मेज की तरफ झुका। अगले ही लम्हे उसका सर मेज से टकराया और इसके साथ ही उसके हलक से एक कर्बनाक चीख भी खारिज हुई। दिलावर खान किसी उकाब के माने जिस पर झपट पड़ा। फिर बिजली किसी तेजी से इसने गिरेबान में हाथ डालकर कदीर को सीधा खड़ा कर दिया और गजदार आवाज में बोला, बंदे दत्त पुत्र बनकर अलिफ की तरह सीधा खड़ा हो जा और मलिक साहब जो भी पूछें उसका सच्चा और खरा जवाब दे, वरना। हवलदार दिलावर खान ने धमकी आमेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो कदीर मिन्नत रेज नजर से मुझे देखते हुए गिड़गिड़ाया, थानेदार साहब, ये ज्यादती है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ओए जुल्म और ज्यादती के घोड़े! हवलदार ने उसे दबका मारा। तुमने अभी तक जुल्म और ज्यादती के अल्फाज सुन रखे होंगे। अगर मैंने तुम्हें इनकी अमली झलक दिखा दी तो दिन में तारे और रात में सूरज तुम्हारी आंखों के सामने गर्दिश करने लगेगा। मेज की सख्त सतह से कदीर का सर टकराने से एक भयानक नतीजा बरामद हुआ था, और वो ये कि वो चेहरे के बल मेज की तरफ आया था और इस खौफनाक टकराव में इसके होंठ शदीद जख्मी हो गए थे। घायल होंठों से बाकायदा खून भी रिस रहा था। वो हाथ की पुश्त से खून साफ करते हुए मुझसे बोला। इसकी आवाज से फिदवियानापन झलकता था। थानेदार साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं अपने बात की सच्चाई साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। देखो कदीर, थाने और कचहरी में कस्में उठाने से बात नहीं बना करती, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि हवलदार दिलावर खान कितना जाबिर पुलिस वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले यह कसाब हुआ करता था। कसाब का मतलब समझते हो ना? जी, वो मिनमिनाया, कसाई। हाँ, कसाई, मैंने अपनी आवाज में जोर भरते हुए कहा। ये 1 मिनट में जानवर को उल्टा टांग कर उसकी खाल खींच लिया करता था। और अब मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसकी आंखों में झांका और इसे खौफजदा करने की खातिर कहा, अब ये इंसानों के साथ भी वही सलूक करता है जो जानवरों से करने का आदी है। जो मुजरिम शराफत से जबान नहीं खोलता, इसकी खाल खींचने में किसी हीलोजा से काम नहीं लेता। अभी तो इसने तुम्हें अपने स्टाइल का एक मामूली सा नमूना दिखाया है और तुम्हारे होंठ खून उगलने लगे हैं। अगर मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर दिलावर खान के हवाले कर दिया तो तुम खुद ही तसव्वुर कर लो कि ये तुम्हारा क्या हशर करेगा। थानेदार साहब, आप खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन कर लें, वो लजाजत भरे लहजे में बोला। मैं ना तो कोई मुजरिम हूँ और ना ही आसिया को पेश आने वाले हालात में मेरा हाथ है। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से इससे मिला भी नहीं था। मैं मारने से डराने की हिकमत अमली का कायल हूँ और मैंने कदीर को खौफजदा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज मुझे हजम नहीं हुए थे। मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में इस पर वाजे कर दिया, कदीर, मैं तुम्हें सच बोलने और अपनी सफाई पेश करने का आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसलिए अब मेरे सवालात के जवाबात बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हारी एक जरा सी गलती तुम्हें सीधा सीधा दिलावर खान की तहवील यानी तफ्तीश के जहन्नम में पहुंचा सकती है। वो सरासीमा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, जी पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा दावा है कि तुम पिछले 1 हफ्ते में आसिया से नहीं मिले हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास पक्की इत्तला है कि तुम कल दोपहर को छप्पड़ पर
आसिया से मिले थे, फिर तुम इसे अपने साथ जंगल में ले गए और वहाँ इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था थानेदार साहब, वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपको किसी ने मेरे बारे में ऐसी गलत सलत बातें बताई हैं। खालदा ने? आसिया की सबसे राजदार सहेली खालदा ने, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे जुर्म की एक वाकयाती शहादत भी मौजूद है। खालदा ने आपको क्या बताया है? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। और वो वाकयाती शहादत क्या है? अगर तुम इतने ही भोले बादशाह हो तो सुनो, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। कल दोपहर में आसिया और खालदा एक साथ मट्टी निकालने छप्पड़ पर पहुंची थीं। जब इनकी वापसी का वक्त आया तो आसिया ये कहकर वहां रुक गई थी कि आज इसकी तुमसे मुलाकात तय है। और मगर मैंने तो आसिया को ऐसी कोई इतला नहीं भिजवाई थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बेसाख्ता बोल उठा। तो इसका मतलब है कि तुम मुलाकात के हवाले से मकतूला को कोई इतला वगैरह भी भिजवाया करते थे? मौका हाथ लगते ही मैंने कारीवार कर दिया। जी हाँ, उसने बड़े तहम्मुल से उस बात में गर्दन हिलाई। जब हमारी मुलाकातें राज नहीं रहीं तो मैं ये बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता कि हम दोनों को जब मिलना होता था तो हम गोशी के जरिए एक दूसरे को पैगाम भिजवाया करते थे। ये गोशी कौन है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गोशी का असल नाम तो नसीर है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इसकी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। ये बच्चा मुगलपुरा ही में रहता है। मैं गाय बगाए है गोशी को चीज के लिए पैसे दे दिया करता था, जिसके बदले में वो बड़ी राजदारी के साथ हमारे दरमियान पैगाम रसानी का फर्ज अंजाम देता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल की मुलाकात के लिए तुमने आसिया को या आसिया ने तुम्हें कोई पैगाम नहीं भेजा था? मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, उसने नफी में जवाब दिया। एक बात जहन में रखना कदीर, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा, बल्कि गोशी को थाने बुलाकर उससे तुम्हारे बयान की तस्दीक भी करूंगा। जी जरूर, आपके ऐसा करने से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मुझे पक्का यकीन है कि गोशी साफ इनकार कर देगा कि इसने या आसिया ने कल मुलाकात के हवाले से कोई बात की थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर कदीर से पूछा, तो मुझे गोशी के घर के बारे में बताओ, मैं अभी इसे थाने बुलाना चाहता हूँ। कदीर ने नहायत ही सादा अल्फाज में मुझे गोशी के घर की लोकेशन और महल वकूफ बता दिया। मैंने दिलावर खान की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस बच्चे को फिलफौर यहाँ बुलवाने के लिए किसी अहलकार को मुगलपुरा की तरफ रवाना कर दो। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए दिलावर खान मेरे कमरे से निकल गया। कदीर ने एक इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज की। दिलावर खान के रुखसत होते ही इसने सुख की सांस ली थी। अगर कदीर सच्चा था और आसिया की मौत में उसका कोई हिस्सा नहीं था, तो फिर आसिया का कातिल कौन हो सकता था? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैंने कदीर को जरा मुख्तलिफ जाविये से घिसना शुरू किया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कदीर, तुम तो इस बात पर साबित कदमी से डटे हुए हो कि ना तो तुम कल आसिया से मिलने छप्पड़ की तरफ गए थे और ना ही इसे अपने साथ जंगल के अंदर ले गए। बिल्कुल जनाब, हकीकत यही है, वो जोर देकर बोला। अभी गोशी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक कर देगा। गोशी को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जब तक मैं एक और अहम अमर की तस्दीक कर लेना चाहता हूँ। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने बड़े रसान से कहा, कदीर, मुगलपुरा के निस्फ दर्जन अफराद ने मुझे बताया है कि तुम अपनी कलाई में पीतल का एक मुनक्किश कड़ा पहने रहते हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी दोनों कलाइयाँ खाली नजर आ रही हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वो कड़ा कहाँ गया? वो जनाब, वो मायूसी और अफसोस से लबरेज आ भरते हुए बोला, वो कड़ा चंद रोज पहले कहीं मुझसे गुम हो गया है। मुझे इसकी गुमशुदगी का सख्त दुख है थानेदार साहब। कलाई में पहने पहने कड़ा कैसे गुम हो सकता है कदीर? मैंने इसे तेज नजर से घूरा। अपनी बात की वजाहत करो। वो कड़ा कलाई में से गुम नहीं हुआ थानेदार साहब। फिर कहाँ से गुम हुआ था? मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा। चंद रोज कबल मैं ट्यूबवेल पर नहा रहा था, तो मैंने वो कड़ा अपनी कलाई से उतार कर कपड़ों के साथ रख दिया था, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं नहाते वक्त कड़े को हमेशा उतार लिया करता हूँ। एक मर्तबा नहाते वक्त ये मेरी कलाई से निकलकर ट्यूबवेल के पानी में बहकर काफी आगे निकल गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तलाश किया था। फिर मैं बहुत एहतियात करने लगा था। साबुन लगे हाथों से उसके फिसलकर कलाई से निकल जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद रहता है। इसी खौफ से मैं कड़ा उतार कर अपने लिबास के साथ रख लिया करता था। मगर
اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک رنجیدہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر چند روز پہلے جب میں ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد اپنے کپڑوں کی طرف آیا تو کڑا وہاں سے غائب تھا اور آج تک غائب ہے۔ تم مجھے کوئی نئی کہانی سنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے قدیر؟ میں نے شک بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے کسی جھوٹ کی مدد سے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گا کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے جوک در جوک مغل پورہ پہنچے گی۔ میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہ 100% سچ ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر بعد میں میرا کہا ہوا ایک لفظ بھی غلط نکلے تو میں سخت سے سخت سزا پانے کو تیار ہوں۔ میں تو ابھی تک اس کڑے کی گمشدگی پر پریشان ہوں اور ہر ممکنہ جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان لمحات میں قدیر مجھے ایک سچا اور کھرا شخص نظر آیا۔ مجرموں سے نمٹتے ہوئے میری عمر بیت گئی تھی۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا آدھی مجرم، میں اس کے انداز ہی سے پہچان جاتا تھا۔ قدیر، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، تمہیں اس پیتل کے منقش کڑے کے لیے مزید غمزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جج جی، کیا مطلب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہارا گمشدہ کڑا ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے مذکورہ کڑا اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کی سمت بڑھا دیا۔ کڑے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین سی آواز خارج ہوئی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ جنگل میں سے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ ادھر آسیہ کی لاش کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جس شخص نے بھی میرا یہ کڑا لیا تھا وہی آسیہ کا قاتل بھی ہے۔ تمہارا اندازہ درست نظر آتا ہے قدیر، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص تمہارا دشمن بھی ہے۔ اس نے منصوبہ بندی کے ساتھ آسیہ کو اس طرح قتل کیا کہ اس کے قتل کا شک سیدھا سیدھا تم پر جائے۔ اس دنیا میں میرا تو صرف ایک ہی دشمن ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ کون ہے وہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ لیاقت علی، آسیہ کا منگیتر، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آسیہ اکثر مجھے بتاتی رہتی تھی کہ لیاقت مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے بھی میرے خلاف اکسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ادھر قدیر کی بات ختم ہوئی، ادھر حوالدار دلاور خان نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نصیر عرف گوشی تھانے پہنچ گیا ہے۔ گوشی 8 سال کا ایک گول مٹول بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں، چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کی عیاری اور چالاکی دکھائی دیتی تھی۔ تھانے میں آنے کا اسے یہ پہلی بار اتفاق ہوا تھا، لہٰذا اس کی ساری ہوشیاری اور تیزی تراری کافور ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھ گچھ سے پہلے اسے حوالات میں بند قیدیوں کا بھی نظارہ کرایا اور اس پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو میں اسے بھی انہی قیدیوں کے ساتھ حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری خطرناک باتیں سن کر سہم گیا اور اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا کہ وہ ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے گوشی کو بلایا تو قدیر کے بیان کی تصدیق کے لیے تھا، لیکن جب میں نے اس سے طریقے سلیقے سے پوچھا تو اس نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ آسیہ کے قتل کا معمہ چٹکی بجاتے میں حل ہو گیا۔ گوشی کی تصدیق نے قدیر کو بے گناہ اور لیاقت کو گناہ گار ثابت کر دیا تھا۔ لیاقت نے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر گوشی سے اپنا کام نکلوایا تھا۔ لیاقت کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ گوشی آسیہ اور قدیر کے درمیان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے گوشی کی مدد ہی سے قدیر کا کڑا چوری کرایا تھا اور چند روز بعد گوشی ہی کے ذریعے اس نے آسیہ تک یہ پیغام بھجوایا تھا کہ قدیر وقوعہ کی دوپہر جنگل میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آسیہ چونکہ گوشی پر پورا بھروسہ کرتی تھی، وہ اس کی طرف سے دھوکے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ قدیر سے ملنے جنگل میں پہنچ گئی، جہاں لیاقت علی چھپ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد جنگل کے اندر آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص قسم کی عقل کی قطعاً ضرورت نہیں۔ بعد ازاں جب میں نے لیاقت علی کو لاہور سے گرفتار کر کے اس سے کڑی تفتیش کی تو اس نے زبان کھولنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ وہ اپنی مخالفت میں چلنے والی ہوا کو محسوس کر چکا تھا، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ میں نے آخر میں اس فرزند دروغ سے ایک سادہ سا سوال کیا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں آسیہ کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، مگر وہ کسی بھی طور قدیر کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور میں کسی زندہ لاش سے کیوں کر شادی کر سکتا تھا؟ اس لیے تم نے فریب کا ایک جال بچھا کر آسیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟
میں نے سحرخند لہجے میں کہا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گردن جھکا دی۔ یہ جھکی ہوئی گردن اس کی پشیمانی اور اقبال جرم کی روشن دلیل تھی۔